तो चलो वही देखते हैं फिर। क्या बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? नॉर्मली अपने को दो ही थियरीज पढ़नी है इस चैप्टर में, एक सीएफटी और एक वीबीटी। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, राइट। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड को लेके, राइट। तो उसी ड्रॉबैक के ऊपर इन लोगों ने कुछ काम किया और बताया कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जबकि कोई भी रिलेशन नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, और ये कोई कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन भी नहीं करता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ओवरलैपिंग में डील करती है कि जो चीजें हैं वो ओवरलैप करती हैं और बॉन्ड बनता है। ठीक है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थियरी तुमको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी देखूं, ठीक है, तो ये जो अपने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है ना, राइट है, ये क्या बताता है कि ये भी एक टाइप से कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग से बनते हैं। और ओवरलैपिंग से बनने वाली लगभग जो चीजें होती हैं वो क्या होती है? कोवेलेंट नेचर की होती है, राइट। जबकि जब हम लोग सीएफटी पढ़ते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको ये बताता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगैंड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बीच में काम करता है उसको मैं आयनिक नेचर का बोलता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि इन दोनों थियरीज का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि ये क्या होते हैं? एक टाइप के स्पेशल केस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। कौन? कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड, क्या करता है? अपने दो इलेक्ट्रॉन देता है जिसके वजह से उस पर दो पॉजिटिव पड़ जाता है और इस पे दो नेगेटिव बढ़ जाता होगा। तो उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा जिसकी वजह से ये कौन से कैरेक्टर के? आयनिक कैरेक्टर के। ठीक है, ये तब की बातें हैं जब बॉन्डिंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, नॉर्मली बॉन्डिंग के केसेस चल रहे थे। ठीक है, बाद में फाइनली अपने को क्या पता चला कि ना तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक है और ना ही कोई बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट है। हम लोग सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे जज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजांस रूल। ये तुम्हारे बुक में नहीं होगा, ठीक है, बट जो एनसीईआरटी वगैरह रेफर करते हैं उन्होंने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, फेजांस का रूल है, ये बोलता है कि ना तो, अब देखो, अर्थ पे सिर्फ दो ही टाइप के बॉन्ड है, या तो चीजें आयनिक बॉन्ड की होंगी या तो कोवलेंट की होंगी। ठीक है, तो मेटालिक फिर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग नाम का कोई चीज है ही नहीं, बट ऐसे कुछ कंपाउंड जनरेट हुए जिसकी वजह से हमको ये फैक्टर्स बनाने पड़े। ठीक है, अब बाद में ये पता चलता है ना तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट है ना तो आयनिक है। मतलब अगर कोई दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट का भी होगा और कुछ परसेंटेज आयनिक का भी होगा। सही है, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जैसे अगर मैं बोलूँ 60% कोवेलेंट है और 40% आयनिक है, तो इसको हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर का मान के चलते हैं। मान लो ये 30 होता है, ये 70 होता है, तो मैं इसको बोलता कि इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन देने लेने का कॉन्सेप्ट है ये कभी भी पूरी तरह से ट्रांसफर होते ही नहीं है। ठीक है, खाली तुम परसेंटेज मेजर कर सकते हो, ये एक कंपैरेटिवली वैल्यू है। मतलब चीजों को तुम सिर्फ कंपेयर कर सकते हो कि किसमें आयनिक ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट ज्यादा है, राइट है। उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि इसका आयनिक नेचर होगा और इसका कोवेलेंट नेचर होगा। क्लियर हुआ? तो पहली बात तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुमको किसी भी बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है और ना ही इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई लेना देना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको दो ही चीजों के बारे में बताती है, दैट इज कि जब कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होती है तो डी ऑर्बिटल का उसमें क्या पार्टिसिपेशन होता है और डी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग में। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा कहाँ का होगा? मैक्सिमम टाइम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का।
ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के ही मेटल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। डी ऑर्बिटल जैसे ही चालू होगा उसमें 5 तो वैकेंट ऑर्बिटल ही हो गए, इसीलिए वो ज्यादा करके बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, डी ऑर्बिटल को। ठीक है, अब देखो, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा तुमको इंट्रोडक्शन दिया था, चाहिए तो वापस से मैं बता देता हूँ। डी ऑर्बिटल में होता क्या है, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें से नाम भी आई होप सबको पता है। पहला क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। सही है, ऐसे होते हैं, 5 होते हैं। ये जो 3 है ऊपर, इनको हम लोग क्या लेके चलते हैं, नॉन एक्सियल। और ये जो 2 होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, जिनको हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, तो ये मान लो पांचों ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के बाद अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो कोई चीज कहां पे चली जाती है, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद अगेन मेरे को पता है कि इनके पास 5 ही ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, राइट, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी मेरे को पता है किस पे डिपेंड करती है, एक्सियल और नॉन एक्सियल नेचर पे। तो ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक्सियल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएगा, जो कि क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बाकी जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्लियर है, तो ये जो ऊपर जाते हैं ना एनर्जी लेवल में, इनको हम लोग बोलते हैं ईजी, और जो नीचे रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं T2G। क्लियर है, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इनको ऐसा नाम दिया गया है, Eg एंड T2G। ठीक है, मैंने बताया था इसके बीच में कितनी एनर्जी गैप होती है, 10 डिफरेंशियल क्वांटा। ठीक है, फोटॉन्स होते हैं तो उनको हम लोग क्वांटम में ही डील करते हैं, बहुत छोटा एनर्जी लेवल है, राइट। अब अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, अगर ये मान लो, और ये एनर्जी गैप को मैंने क्या नाम बताया था, याद है किसी को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, अगर तुम यहां से यहां तक की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहो और यहां से यहां तक की कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं एनर्जी निकाल लूं तो टोटल मेरे पास कितने ऑर्बिटल थे, 5। सही है, नीचे कितने हैं, 3, तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 0.6। और नीचे देखो, टोटल 5 ऑर्बिटल थे, ऊपर कितने गए, 2, इसको डिवाइड करो 0.4। फाइनली 0.6 और कितना, 0.4, कितना आ गया, 1.0। ठीक है, क्लियर है। तो 10 डिफरेंशियल क्वांटा का हम लोग एनर्जी लेके चलते हैं, 1 नहीं लेके चलोगे, अगर इसको मैं 1 करूंगा तो तुमको 0.6 और 0.4 में चलना पड़ेगा। तो 10 लेके चलते हैं तो ऊपर वाले की एनर्जी 6 और नीचे वाले की एनर्जी 4। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है तुमको, खाली वो लोग पूछते हैं कि एनर्जी गैप कितना होता है, तो अपने को पता होना चाहिए 10 डिफरेंशियल क्वांटा का एनर्जी गैप होता है इसमें। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऐसे होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट है। और जो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, CFT एक्सप्लेन करता है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्लियर हुआ? मतलब ये डिफरेंस है, मिडल वाला डिफरेंस है कि कितना ये ऊपर गया और कितना ये नीचे है। बाकी सब तो यहाँ पे थे बीच में, 5 ऑर्बिटल।
फिर डिफरेंस आया ना इनके बीच में, तो ये नॉर्मल एनर्जी लेवल से कितना नीचे जाता है और ये नॉर्मल से कितना ऊपर जाता है, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो और एक चीज देखो समझ में आती कि नहीं, हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं और वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। जब भी डी ऑर्बिटल के नजदीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो एनर्जी बढ़ने की वजह से ना ये गैप और बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इसके पास आते हैं तो ये एनर्जी गैप को और क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन है पहले नीचे फिल होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के, सही है, अगर बचेगा तो कोई ऊपर जाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगैंड आता है तो वीक फील्ड की वजह से क्या होगा, तो ये एनर्जी गैप तो नॉर्मली कम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से अगर ये एनर्जी गैप बढ़ रहा था तो वीक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा। तो जब वीक फील्ड लिगैंड आते हैं ना तो सब में ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी देखो मैंने बताया था कि वो लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते, बताया था, याद है सबको। जब वीक फील्ड लिगैंड आते हैं तो वो लोग किसी को पेयरिंग फॉर्म में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं तो वो पहले चीजों को पेयर करते हैं फिर लेके जाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आएगी ना तो यहाँ पे सब पेयरिंग चालू हो जाती है, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगैंड होगी तो यहाँ पे सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। इसी चीज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा होता क्यों। जब वीक फील्ड लिगैंड आएगा तो ये एनर्जी गैप कम होता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं तो ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो पहले चीजें पेयर होती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? एक मिनट और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मेरे पास ये ऑर्बिटल है सपोज करो, और एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाले, तो इसका स्पिन क्या होगा और इसका स्पिन क्या होगा? इसका या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, करेक्ट है। लेकिन ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ आपस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बोलूं कि ज्यादा स्पिन किसमें किसके टाइम देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के टाइम या वीक फील्ड के टाइम, तो क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो सब पेयर्ड हो जाते हैं ना, तो उसका स्पिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। और वीक फील्ड के टाइम पे सारे अनपेयर्ड होते हैं तो उनका स्पिन बढ़ जाता है। इसीलिए वीक फील्ड लिगैंड को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक नया नाम दिया है, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझा क्यों बोल रहा है वो ऐसे? और स्ट्रॉन्ग फील्ड को बोलते हैं लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ सबको? बोलो डाउट क्या है? तो पहले इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ तक। फिर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स मत लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोग को वो बता दूंगा लास्ट में कि ये जो डायग्राम्स है ना, ये यहाँ पे तुम लोग को बहुत कंफ्यूज होगा, तो जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया था वो डायग्राम में तुम लोग को दिखा दूंगा, या बोर्ड का ही बना लेना, फिर इसके कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, वो थेरेटिकल पार्ट लिख लो पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, बाकी डायग्राम जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाना। 3-4 लिमिटेशन है छोटे मोटे, समझ में आएंगे, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या बोल रहे हैं देखो, दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन्स अबाउट डी ऑर्बिटल। एस और पी के साथ क्या करना है इसका कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट पाई बॉन्डिंग, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करता है। ठीक है, एक सेंट्रल एटम और एक लिगैंड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा ही बन सकता है। ठीक है, बट मैंने देखो लास्ट टाइम तुमको बताया था कि एक ही एटम कभी कभी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी भी करता है, वर्नर्स थियरी में।
उसको हम लोग सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डॉटेड लाइन से भी, राइट? याद है? तो पाई बॉन्डिंग का इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। थर्ड एक है, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड देन OH माइनस। ठीक है, वाटर को ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्यों बोल रहा है पता है? वाटर क्या स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और उसके पास लोन पेयर खाली पड़े होते हैं, बट OH नेगेटिव जो है ऑलरेडी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, तो ये अपने लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं करता। तो इस वजह से वाटर क्या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और ये क्या वीक है। बट ये सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये सब तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया ही नहीं अपने को। खाली इसने बोला कि स्ट्रॉन्ग आएगा तो वैसे होगा, वीक आएगा तो वैसे होगा। This theory explains that the complexes are ionic but unable to explain about the covalent nature. मैंने बोला ना कोई भी बॉन्ड ना तो आयनिक है ना तो कोवेलेंट है। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या इसने बोला है कि पूरे के पूरे जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक होते हैं, बट बाद में अपने को पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं जो इसने एक्सप्लेन नहीं किए। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब अपने डेली लाइफ में इनकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, पूछ भी सकता है एग्जाम में। मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, देखो इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन घूम रहा है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जो प्रेजेंट होता है वो भी मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, फिर देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में या फिर मेडिसिन में कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में सिस्प्लैटिन करके एक प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब चीजें यूज आती हैं इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ही प्रेजेंस में ये सब टेस्टिंग पॉसिबल होती है। तो तीन चार कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके, मैं भी आने वाले टाइम में और मिलेंगे तुमको। और दूसरा बच जाता है इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मैं बता देता हूँ, आज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जाना चाहिए वैसे। क्वेश्चन फिक्स आएंगे बोर्ड में तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, राइट? मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें अंदर होती हैं। सही है? ठीक, तो ये जो चीज होती है इस पे ही लिखते चलो, जो मैं बोर्ड पे दूंगा इस पे ही लिखो, इसका नोट्स नहीं दूंगा मैं अलग से। नहीं, नोट्स है मेरे पास बट उसमें से तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला था याद है? एक्टिव मेटल एटम। और ये हमेशा क्या होंगे, ज्यादा करके एस ब्लॉक के ही दिखेंगे तुमको। ठीक, ये क्या होते हैं? हाँ, हेडिंग डाल लो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। हाँ बता रहा हूँ भाई, ये नहीं हुआ था, ये मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या जरूरी है वो मैं तुमको बताता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव नॉन मेटल एटम। सही है, जो नॉर्मली तुमको कहाँ से दिखेंगे, पी ब्लॉक से। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या चीज है तुम्हारे पास, लिखे ये चीजें पता है? अंदर जो चीज होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पे। और बाहर वाली चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पेयर बोला था। ठीक है, तो जो तुमने IUPAC का नॉमेनक्लेचर अभी तक पढ़ा हुआ है ना हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये पूरी की पूरी क्या है तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका कोई भी रूल यहाँ पे तुम लोग अप्लाई मत करना। पहली बात तो इसमें तुमको कार्बन मिलेंगे नहीं, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो रिपीट होंगे। ठीक, तो अगर ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, तुमको ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को नाम लिखते हैं, किसको, एक्टिव मेटल को। ठीक है, ये 4 बार हो 5 बार हो उससे अपना कोई भी लेना देना नहीं है। पोटेशियम है तो डायरेक्ट पोटेशियम लिख दोगे।
क्लियर हुआ? और ये नहीं है तो डायरेक्ट इसको स्किप करके आगे वाली स्टेप। तो सबसे पहले एक्टिव मेटल एटम प्लस सेंट्रल मेटल एटम को नाम लिखने के पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लिगेंड्स को नाम लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड्स को लिखने के बाद तुम लिखते हो सेंट्रल मेटल एटम प्लस एक सफिक्स लगाते हैं 8 करके। फिक्स है ये चीजें, तुम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक्टिव मेटल एटम, फिर लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगेगा। मतलब ये फेरस है तो ये फेरेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। सही है? क्यूपर है, कॉपर है तो क्यूपरेट बोलोगे। समझ में आ रहा है? निकेल है तो निकलेट पढ़ते हैं उसको हम लोग। ये 8 तुमको लगाना ही पड़ेगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। गोल्ड को हम लोग, गोल्ड को एयू जो लिखते हो ना तुम, एयू, एयू को हम लोग ऑरेट बोलते हैं यहाँ पे। इसके नाम में ऑलरेडी है 8 वर्ड, तो ऑरेट बोलते हैं इसको। आगे मैं बताता हूँ कैसे कैसे चेंज होगा। सिल्वर का नाम अर्जेंटम है ना, तो उसको अर्जेंटेट लिखते हैं हम लोग। आगे बताता हूँ कैसे होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आई होप सबको निकालने आता है इन रोमन नंबर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तुमको, बट कैसे लिखोगे, रोमन नंबर्स में। रोमन नंबर मतलब समझ में आता है ना, 1 होगा तो ऐसे, 2 होगा तो ऐसे, 3 होगा तो ऐसे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रोमन नंबर में वो नंबर लिख देना है तुमको। क्लियर हुआ? और सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा एक्टिव नॉन मेटल। तो ये फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का। सबसे पहले एक्टिव मेटल, उसके बाद लिगैंड्स का नाम आएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम प्लस 8 के साथ लिखना पड़ेगा, फिर रोमन नंबर में ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और पीछे अगर नॉन मेटल है तो लास्ट में लिखोगे, नहीं है तो जो जो चीजें नहीं है उनको स्किप करते जाओगे। जैसे एक्टिव मेटल एटम नहीं दिया तो स्किप कर दो, डायरेक्ट किसका नाम आ जाएगा फिर, लिगैंड्स का। लिगैंड्स भी नहीं है तो डायरेक्ट सेंट्रल मेटल एटम, ये भी नहीं है तो ये भी। क्लियर है? बट यही फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी तुमको चेंज नहीं करना है। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज, लिगेंड्स जैसे 1 से 2 बार आ गई तो दो, दो लिगेंड आ गई तो अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई। 3 आ गई तो ट्राई, 4 आ गई तो टेट्रा, पेंटा, वो सब चलेगा एज इट इज। ठीक है, तो ये चाहिए लिखना, लिख लो इसको। हो गया सबका? लिख लो फिर आगे बढ़ो। लिगेंड्स के लिए 2-3 रूल है, ध्यान में रखो। लिगेंड्स कभी कभी क्या हो सकते हैं मालूम है, जैसे अगर मान लो ऐसे दिया है H2O NH3, ठीक है, 2 लिगेंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 2 वाटर का ही है तो मैं तो डाई लिख के काम चला लूंगा, बट अगर 2 अलग अलग लिगेंड्स हैं, ठीक है, तब पहला रूल तो हम लोग है, कैसे जाते हैं, अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली कब जाओगे, इफ मल्टीपल लिगेंड्स आर प्रेजेंट। सही है? दूसरा, अगर मोर देन वन टाइम आ रहा है, ठीक है, तब हम लोग कौन से वर्ड यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब करेंगे। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है इसके लिए, कि कुछ कुछ लिगेंड्स तुम लोग नोटिस किए थे बाइडेंटेड में, मैंने ऐसे ईएन लिखा था, किसी को इसका नाम पता है क्या ईएन का? ठीक है, इसके नाम में ही अगर तुम देखोगे तो इथाइलिन डायमाइन आता है, करेक्ट है? तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया है तुमको Fe और En ट्वाइस करके, ठीक है, अब इसके खुद के नाम में डाई वर्ड आता है, और बाहर भी अगर मैं ऐसे लिखूं
कि डाई इथाइलिन डायमाइन, तो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लिगैंड है तुम्हारे पास जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहा है, सही है, तो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करके एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेस ट्रेस टेट्राकिस एंड पेंटाकिस। ठीक है, वैसे 5 से ज्यादा तो आएगा नहीं, 4 ही या 3 ही आते हैं। तो अगर किसी लिगैंड के नाम में ये वर्ड ऑलरेडी घूम रहा है तो तुम ये वर्ड बाहर यूज नहीं कर सकते, तुमको फिर ये अल्फाबेट्स यूज करने पड़ेंगे। समझा तीनों रूल सबको? ठीक है, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम्स के नाम दिख रहा है सबको। टिन है तो स्टैंटेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, लास्ट में तुमको ये 8 वर्ड ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ देखो न्यूट्रल लिगैंड्स हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर को इस चैप्टर में वाटर मत बोलना कभी भी, क्या बोलेंगे अपन? एक्वा। NH3 तो अमीना, O2 है तो डाइऑक्सीजन, N2 है तो नाइट्रोजन, EN है तो इथेन 1,2 डायमाइन, ये हम लोग ने, या इथाइलिन डायमाइन बोल सकते हो। NO है तो नाइट्रोसाइल, CO तो कार्बोनिल, C2H5 एंड पायरिडिन PY, ये तो बताया भी था शायद स्टार्टिंग में। PPH कहीं पे लिखा है, इसका मतलब ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ठीक है, कॉपर को हाँ क्यूपरेट लिखते हैं, पहले का ये वर्ड है, कॉपरेट करके लिखते थे, बट बाद में इसको थोड़ा सा लोग ने करेक्ट कर दिया और क्यूपरेट बोला अभी, तो अभी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब न्यूट्रल लिगैंड है। न्यूट्रल लिगैंड में तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते टाइम तुमको पता होना चाहिए कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। स्टार्टिंग में भी बताया था देखो न्यूट्रल लिगैंड्स। ठीक है, तो इनको लिख लो, वहां पे मैंने 2 ही 3 न्यूट्रल लिगैंड्स बताए थे, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। C2O4 माइनस कौन सा डेंटेड लिगैंड है? बाइडेंटेड। तो देखो वो क्या था, ऑक्जेलेट आयन था, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्जेलेटो। Cn है तो साइनाइडो, CO3 है तो कार्बोनेटो, ये है तो एसीटेटो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं इस चैप्टर में हम लोग। तो इतना बहुत बड़ा टेंशन मत लो तुम लोग, खाली इसको लिख लो, 2-4 स्ट्रक्चर देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब देखो जब सपोज करो अपने पास कोई नाम है, तो अगर मैं बोलो FeCN6 और यहाँ पे Cn, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, नेमिंग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल नहीं है तो फिर किसका नंबर आता है, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स साइनाइड की है, साइनाइड के लिगेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो, और साइनो कितने बार है, 6 बार है, तो क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो। सही है, 6 को हेक्सा लिखेंगे, तो हेक्सा साइनो। Fe को क्या बोला मैंने, फेरस को फेरेट। सही है, अब फेरेट लिखने के बाद में क्या लिखता था ब्रैकेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें, रोमन्स में। सही है, ऑक्सीडेशन नंबर कोई बताओ Fe का कितना आ रहा है यहाँ पे। साइनाइड तो खुद -1 लेके चलता है, तो ये -1 इंटू 6 तो यही है। फिर क्लोरीन भी एक माइनस होता है और ये x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस तुमको लगाना नहीं है, खाली यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 लिख दो। और ये जो क्लोरीन है ना, इसको क्लोराइडो ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, क्लोरीन है तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लोराइड लिख के छोड़ दोगे। समझा, जैसे अपन कार्बन कंपाउंड में करते थे, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। समझा, अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैंने ऐसे लिखा होता, K4
FeCN6 और Cl। तो अब इस नाम में बहुत ज्यादा चेंज क्या आता था, देखो ये आ गया अब। तो इसको क्या लिख दोगे तुम, सिंपल सा पोटेशियम, और कुछ नहीं। टेट्रा पेंटा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 3 कुछ भी आए, ठीक है। पोटेशियम, फिर किसका नंबर, हेक्सासाइनो, एफिको, फेरेट, फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर क्लोराइड। क्या रहा इधर पे ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट करो कोई। -2, -2 और -5 ना, 5 हो जाएगा। माइनस प्लस तो लिखना नहीं है अपने को, ठीक है, तो खाली नंबर से इंडिकेट करोगे उसका। तो समझा, लिख सकते हो क्या नाम अभी। हाँ, टेट्रापेंटा सिर्फ लिगैंड के साथ में लिखोगे, बाहर जो है उसके लिए कुछ भी नहीं, और यहाँ पे जो एक्टिव है उसके लिए भी कुछ भी नहीं। हेक्सा, हेप्टा, डाई ट्राई सिर्फ लिगैंड में यूज करोगे। और ऑलरेडी अगर लिगैंड के नाम में डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, तब मैं क्या यूज करूंगा, बिस ट्रिस, बताया था ना, ठीक है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर का नाम तुम लोग थोड़ा सोचो, K3Cr C2O4 थ्राइस, सही है। तो नाम लॉजिकली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे के है तो सबसे पहले क्या आएगा, पोटेशियम, फिर ऑक्जेलेटो, अभी लिखा था थोड़ा टाइम पहले, कितने बार है, 3 बार है, तो क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। मेटल कौन सा है, क्रोमियम है, तो क्रोमेट लिख देने का सिंपल सा, और बाहर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा। कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, एक पे -2 का चार्ज होता है, तो 6 यही हो गया, -6 और +3, तो कितना आ जाएगा, 3। समझा सबको। Na3CONO2 6, क्या आएगा, Na3 मतलब क्या, सोडियम। अब NO2 को क्या लिखाया था, 6 बार है, तो सबसे पहले तो हेक्सा लिख दो। नाइट्राइटो लिखाया था अभी NO2 को, न्यूट्रल लिगेंड में, ठीक है। और CO को क्या, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकालोगे, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया, ये कितना है, +1 है, इंटू 3, उधर जाएगा -3, तो 1 2 3 खत्म। ये नॉमेनक्लेचर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, बहुत सिंपल होता है। अब ये तुमको सिखाने के तरीके पे, कुछ लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड ढंग से सिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं नाम इसके, पक्का डाउट है किसी को इसमें। ठीक है, वही लिख के लिख लो। पहला क्या हो रहा है, पोटेशियम, सही है। क्या 4 बार आयोडीन है, तो क्या टेट्राआइडो। Hg को क्या बोला था, हाइड्राजीन या हाइड्राजीनेट या मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन कितना, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 ही आएगा, ठीक, खत्म। ये टेट्रासाइनो, निकलेट, ब्रैकेट में क्या, 4 और 2 उधर, 2 उधर जाएगा तो 2, सही है ना। हम्म, ये माइनस है ना, तो उस साइड जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 आएगा ना। ये क्या, पोटेशियम। अब देखो 2 टाइप के लिगेंड है, क्लोरीन और ऑक्जेलेटो, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा,
क्लोरीन पहले आएगा, ऑक्सीलेटर ओ से चालू होता है भाई, डाइक्लोरो और डाई ऑक्सीलेटो, सही है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ब्रैकेट में क्या, -2 -4 -6 हो गया, और ये 3, कितना, 3, सही है ना। इसमें आएगा 20 ट्रेस। अब मेरे को पता है ये ट्राई 3 बार है तो ट्राई वर्ड आ गया, ठीक है। अब ईएन क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, तो अब मैं ट्राई लिख सकता हूँ क्या इसको, इसके नाम में ही क्या है ऑलरेडी, डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, तो इथाइलिन डाइअमाइन तो है ये, बट इसके नाम में डाई वर्ड है, तो मैं वो डाई ट्राई का फॉर्मेट नहीं यूज करूंगा, अब मैं क्या यूज करूंगा, बिस ट्रेस। तो यहाँ पे ट्राई लिखने के बजाय मेरे को ट्रेस लिखना पड़ेगा, ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन, ये क्या, क्रोमेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर और बाहर क्लोराइड, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0 3, तो 1 2 3, ये देखो CO Cl En ट्वाइस ONO, और ऊपर प्लस दिया है इसमें। ये ONO का नाम ना मैंने तुमको एम्बीडेंटेड लिगैंड में लिखा है, देखो ONO को ना हम लोग ओ नाइट्रो बोलते हैं, नहीं तो इसको एक नाम है नाइट्राइटो, दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो। तो 3 लिगैंड है, क्लोरीन, इथाइलिन डाइअमाइन और ओ नाइट्रो या फिर नाइट्रो, तो सी, ई और एन, क्या लोगे पहले, सी, तो क्लोरो चाहिए तो मोनोक्लोरो भी लिख सकते हो तुम लोग इसको, या क्लोराइडो भी लिख सकते हो, फिर बिस इथाइलिन डाइअमाइन, सही लिख सकते हो, वो भी नाम लिख सकते हो तुम यहाँ पे, बट यहाँ पे फिर तुमको बिस ही लिखना पड़ेगा, इथाइलिन डाइअमाइन, और ये ओ नाइट्रो, और आगे क्या, कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ क्या सबको, ये क्या हो रहा है अपने साथ, कितना आ रहा है फिर ऑक्सीडेशन नंबर, -1 0, ओ नाइट्रो पे कितना होता है, ये भी -1 ही है, तो ये -1 2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये +1 ऑलरेडी है, तो टोटल 3 आएगा इसके ऊपर। अगर तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना मेटल का, सेंट्रल एटम का, वो 3 आता है। 3 इसलिए आता है क्योंकि तुमको जितने भी डी ब्लॉक के सेंट्रल मेटल एटम वो देगा, वो कौन से सीरीज में आते हैं, 3D सीरीज में आते हैं, और 3D सीरीज के हर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लगभग +3 होता है। तो चाहिए तो इसको एज अ ट्रिक भी तुम लोग अपने ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि डी ब्लॉक के ही मेटल सेंट्रल मेटल होते हैं, और फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड का एलिमेंट तुमको देते नहीं है, तो देंगे तुमको फोर्थ पीरियड का, और फोर्थ पीरियड में जितने भी हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर +3 के फॉर्म में आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, हुआ। ये नाम लिख के बताओ मेरे को तुम लोग, CrH2O4 Cl2 और बाहर Cl, एक्वा क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो, क्रोमेट, सही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, करेक्ट है ना। कितना ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0, -2, ये -1, देख रहे हो बार बार लगभग 3 आ रहा है ऑक्सीडेशन।
समझा सबको? कुछ एग्जांपल्स मैं दे दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना घर पे। लिख डालो फटाफट। दिख रहा है ना? इस पर नहीं दिख रहा? K4 है। EDTA का नाम याद है क्या? नहीं सुनाई दिया भाई मेरे को। नहीं, इसको डायरेक्ट नाम लिखोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट मत कंसिडर करना इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड की लिगेंड है। फोर्थ में भी नहीं थे, ये फोर्थ आगे दिया है ना, तो ये कोबाल्ट है। ये निकेल दो, दो मेटल साथ में कभी नहीं आएंगे। अगर एक आगे वाला मेटल है तो ये सीधी सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। यहाँ पे तो ये मेटल है ना। इजी है, इसको करके जाने का, आराम से 2 मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ये हो गया लिख के? हाँ, इधर पे इसको मर्क्यूरी लिखोगे। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है उस मेटल के साथ 8 लगाते हैं खाली। ठीक है, बाहर कुछ भी हो उससे अपने को उसका एज इट इज नाम लिखते हैं। डाउट किसी को इसमें लिख लो, ट्राई कर लेना घर पे नेमिंग इसकी।